Chapter number 1 Biological Molecules Part 2 Chemical Composition of Cell. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पार्ट 2 को। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पार्ट 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का स्टार्ट करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि सेल एक लिविंग मैटर का बना हुआ है, जिसको आप और हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग सेल्स कंटेन अ लिविंग मैटर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करेंगे। प्रोटोप्लाज्म है क्या, व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लेकिन पहले हम प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। एवरी सेल इज मेड अप ऑफ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम, एक इमेज नजर आएगा। तो सबसे, ये एक सेल का डायग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे पहले सेल के ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल में इसके ऊपर सेल वॉल भी होता है। और नीचे डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला पोर्शन है, इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड मैट्रिक्स होगा उसको कहते हैं साइटोसोल। और डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस के ऊपर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मिलेगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोल। So what is cytoplasm? Cytoplasm is everything outside a nucleus. What is nucleoplasm? Nucleoplasm is everything inside a nucleus. तो न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला पोर्शन न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज एवरीथिंग इनसाइड द सेल। उसमें साइटोप्लाज्म भी आ गया और उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया। तो अब आप पूछोगे साइटोसोल क्या है? लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। फिर आप पूछोगे न्यूक्लियोसोल क्या है? द लिक्विड पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोल। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्लस करेंगे, जब हम साइटोप्लाज्म को प्लस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म से, तो हमें मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जितने भी सेल्स हैं वो एक लिविंग मटेरियल के बने हुए होते हैं, उसको प्रोटोप्लाज्म कहता है। प्रोटोप्लाज्म दो टर्म्स की कॉम्बिनेशन है, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम आते हैं कि हमें इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन से बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक की लाइन है कि प्रोटोप्लाज्म में हमें सबसे अबंडेंट वाटर मिलेगा। वाटर की परसेंटेज प्रोटोप्लाज्म में सेल टू सेल वेरिएबल होती है। इट इज वेरिएबल फ्रॉम 70% टू 90%। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट कंपाउंड हमें मिलेगा वाटर, 70 to 90%। अगर डियर स्टूडेंट हम इस सेल का, इस प्रोटोप्लाज्म का पूरा वाटर एवापोरेट कर दें, तो जो मास बचेगा उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ द सेल। अगर हम सारा पानी प्रोटोप्लाज्म का निकाल दें, एवापोरेट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग मास बचेगा उसको क्या कहेंगे? ड्राई वेट ऑफ सेल। तो फिर आप पूछोगे कि ये ड्राई वेट ऑफ द सेल किस चीज का बना हुआ होता है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है it is mainly made up of carbon containing long chain molecules called biomolecule। तो ये कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है ड्राई वेट, जिसको आप और हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आगे लिखा गया है द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं, उसको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट से बनते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मुख्तलिफ कंपाउंड्स का बना हुआ होता है, तो वो कहाँ से बनते हैं? वो बायो एलिमेंट्स से बनते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, 6 इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स हैं जो प्रोटोप्लाज्म का 98% बनाते हैं। वो 6 मेजर जो बायो एलिमेंट्स हैं, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। डियर स्टूडेंट्स, ये किसी भी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका 98% फॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, 6 बायो एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये प्रोटोप्लाज्म का कितना परसेंटेज बनाते हैं? 98% बनाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आगे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि बायोमोलेक्यूल्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो मेजर बायो कंपाउंड्स हैं, बायोमोलेक्यूल्स हैं, वो उसमें पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा लिपिड्स, चौथा न्यूक्लिक एसिड और लास्ट पांचवा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलेक्यूल्स को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब इनके बारे में एक टेबल दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो इस टेबल में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, उनके बेसिक यूनिट्स भी मिलेंगे और उनकी बॉन्डिंग भी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। तो थोड़ा आप कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि मैं इन बॉन्ड्स को क्लियर करूंगा कि हमें कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड मिलते हैं, प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं, लिपिड्स में कौन से बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट यहाँ पे बताया गया है वो मोनोसेक्राइड्स हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो वो छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं जिनको आप और हम मोनोमर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पॉलीमर्स हैं। अगर वो 2 से 10 यूनिट के बने हुए होंगे, 2 से 10 यूनिट के, तो हम उसको ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो 100 से थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स के बने हुए होते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कंपाउंड्स हैं, और पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, जो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। लेकिन ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स। जैसे यहाँ पे आपको एक दीवार नजर आ रही है, तो ये जो वाल है, जो दीवार है, ये एक पॉलीमर है। ये जो इसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ब्रिक्स, ये ब्रिक्स जो हैं वो मोनोमर्स हैं। जब हम बहुत सारे ब्रिक्स को कंबाइन कर देंगे तो हमें एक पॉलीमर मिलेगा वॉल के फॉर्म में। तो देखें, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो पॉलीमर्स हैं। अब इनके जो बेसिक यूनिट हैं या सब यूनिट्स हैं उनको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। जब हम मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करेंगे तो हमें लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा समझें कि ब्रिक्स का काम करते हैं मोनोमर्स, मोनोसेक्राइड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीमर्स हैं और उनके जो बेसिक यूनिट्स हैं मोनोमर्स हैं, मोनोसेक्राइड। जब हम बहुत सारे मोनोसेक्राइड कंबाइन करते हैं तो हमें पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं। 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड्स के कंबाइन करते हैं तो हमें ओलिगोसेक्राइड्स मिलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्कस कर लिया कि ये पॉलीमर हैं और इनके जो मोनोमर्स हैं वो मोनोसेक्राइड हैं, उसके बाद अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इनके कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम मोनोसेक्राइड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कौन से बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब हम डाइसेक्राइड बनाएंगे तो भी हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब हम पॉलीसेक्राइड बनाएंगे तो भी हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तभी बनता है जब 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जब डियर स्टूडेंट ये एक दूसरे से 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप इंटरेक्ट करेंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उस कोवेलेंट बॉन्ड को आप और हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। तो याद रखिएगा, हाउ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जब आप 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप को इंटरेक्ट करवाओगे तो एक से H और दूसरे से OH निकालना पड़ेगा। दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ वाटर और हमें मिलेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखें किस तरह, यहाँ पे आपको 2 हेक्सोज नजर आएंगे, ठीक है। ये एक हेक्सोज हो गया मोनोसेक्राइड। डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा हेक्सोज हो गया, दूसरा मोनोसेक्राइड। और जैसा कि मैंने कहा कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तभी बनता है जब 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। देखें, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है OH, और दूसरे हेक्सोज पे यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। अब डियर स्टूडेंट, जब ये 2 हाइड्रोक्साइल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक से हमें H निकालना पड़ेगा और दूसरे से OH। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? वाटर। दिस रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को हम पढ़ाते हैं कंडेंसेशन। जॉइनिंग ऑफ 2 मोनोमर्स बाय रिलीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो देखें,
यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 1 का कार्बन नंबर 1 है, इसकी लिंकेज फॉर्म हो रही है कार्बन नंबर 2 से। यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH, बाकी क्या बचा डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। तो देखें यहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ बीच में आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड नजर आएगा। तो एक हेक्सोज दूसरे हेक्सोज से जुड़ गया एक ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जैसा कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पे दूसरे शुगर में कार्बन नंबर 4 है, तो इसको हम कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और डियर स्टूडेंट्स, अगर OH नीचे की तरफ हो तो उसको हम अल्फा कहते हैं, ऊपर की तरफ हो तो बीटा। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आगे चल के डियर स्टूडेंट मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो हम बेसिक्स पे हैं। ये पहले दो डाइसेक्राइड्स हैं। तो माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सक्रोज ये भी डाइसेक्राइड है, इसमें भी अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये तीनों पॉलीसेक्राइड है। तो सेल्यूलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, लेकिन उसके ब्रांचेस होते हैं और ब्रांचेस पे हमें मिलेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस टेबल को आप फिलहाल अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स हैं और डियर स्टूडेंट्स इनके जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? अमाइनो एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। तो डियर स्टूडेंट, एक अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स which are taking part in making different types of protein। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जिससे डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। अगर हम एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको हर अमाइनो एसिड के सेंटर पे जो कार्बन मिलेगा उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। आपको हर अमाइनो एसिड के सेंटर पे एक कार्बन मिलेगा, याद रखिएगा, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन के 4 कोवेलेंट पार्टनर्स होते हैं। एक होता है डियर स्टूडेंट्स NH2 अमाइनो ग्रुप, दूसरा होता है COOH कार्बोजाइल ग्रुप, तीसरा कोवेलेंट पार्टनर होता है हाइड्रोजन, और चौथा साइड चेन होता है R ग्रुप वेरिएबल ग्रुप, जो कि हर अमाइनो एसिड में वेरिएबल होता है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल अल्फा कार्बन के 4 कोवेलेंट पार्टनर होते हैं, अमाइनो ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, और चौथा साइड चेन R ग्रुप रेडिकल ग्रुप, जो कि वेरिएबल पार्ट होता है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड में एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एंड R ग्रुप इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब देखें यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो तो ठीक है, बेसिक यूनिट्स हो गए। तो जब हम दो अमाइनो एसिड को आपस में हम मिलाएंगे तो कौन से बॉन्ड के थ्रू? तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हमें अमाइनो एसिड को लिंक करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तो हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ा। प्रोटीन में कौन सा लिंकेज होता है? याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पेप्टाइड लिंकेज। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो आपको याद रखिएगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो CN लिंकेज है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है, ठीक है। दिस इज अमाइनो एसिड 1 जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, दिस इज अमाइनो एसिड 2 जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, एक अमाइनो एसिड का कार्बोजाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से। तो जब कार्बोजाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं तो बीच में CN बॉन्ड बनता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। देखें पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इन द बॉन्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट। पहले अमाइनो एसिड का कार्बोजाइल ग्रुप, दूसरे का अमाइनो ग्रुप, तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, इसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें कार्बोजाइल ग्रुप से OH निकालना पड़ेगा और अमाइनो ग्रुप से H, तो यहाँ पे भी हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी कंडेंसेशन है। और ये जो CN बॉन्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये CN बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स पेप्टाइड बॉन्ड है। देखें एनिमेशन को देखें कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो आप देखिएगा, तो पहले यहाँ पे आपको अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, तो इससे H निकल जाएगा और सामने कार्बोजाइल ग्रुप से OH निकल जाएगा। तो ये जो CN बॉन्ड बना डियर स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। एनिमेशन को दोबारा देखें, जब एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोजाइल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है
तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। सो दिस इज द एनिमेशन शोइंग पेप्टाइड बॉन्ड। देखें डियर स्टूडेंट, ये अमीनो एसिड 1 है, ये उसका कार्बोजाइल ग्रुप है। ये अमीनो एसिड 2 है, 2 है, ये उसका अमीनो ग्रुप है। तो कार्बोजाइल ग्रुप से आपको OH निकालना पड़ेगा, अमीनो ग्रुप से आपको H निकालना पड़ेगा। तो जब आप वाटर निकालोगे तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, इस लिंकेज को कहेंगे डाइपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, और ये प्रोसेस ये स्टूडेंट्स रिवर्सिबल भी होता है। अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दूं तो मुझे वापस वाटर को ऐड करना पड़ेगा, यानी H मुझे अमीनो ग्रुप को देना पड़ेगा, OH मुझे कार्बोजाइल ग्रुप को देना पड़ेगा। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये मैं आगे चल के आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आते हैं लिपिड्स पे। तो लिपिड्स के जो एग्जांपल दिए गए हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, फास्फोलिपिड्स, टर्पिनोइड्स। अगर हम फैट्स और ऑयल्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट, फैट्स और ऑयल में एक ग्लाइसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और एक ग्लाइसरॉल 3 फैटी एसिड से 3 ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ईस्टर लिंकेज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें कि फैट्स और ऑयल्स जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फैट्स और ऑयल में एक होता है ग्लाइसरॉल, दिस इज वन ग्लाइसरॉल जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। ये 3 ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। पहले फैटी एसिड से भी ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, दूसरे फैटी एसिड से भी ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, तीसरे फैटी एसिड से भी। तो एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा 3 ईस्टर बॉन्ड से 3 फैटी एसिड से। इस कंपाउंड को हम कहेंगे ट्राइग्लाइसराइड। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एन ईस्टर बॉन्ड। जब हम ग्लाइसरॉल को 3 फैटी एसिड के साथ कंडेंस करेंगे तो हमें 3 ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। मैं आपको एक बनाना सिखा रहा हूँ अभी। तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है ईस्टर बॉन्ड का। देखें व्हाट इज ईस्टर बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, एन ईस्टर बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल ग्रुप OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। तो जब एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल इंटरेक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो हमें ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इससे OH निकालना पड़ेगा और यहाँ से H निकालना पड़ेगा। तो हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। देखें कैसे। अब हम ईस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। देखें ये जो R है ये साइड चेन है और ये COOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये R साइड चेन है दूसरे मॉलिक्यूल की, और यहाँ पे OH अल्कोहल है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो अब देखें हमें कार्बोक्सिल ग्रुप से डियर स्टूडेंट हमने ये OH निकाल दिया। हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, OH, और यहाँ से अल्कोहल से हमने H निकाल दिया प्लस H। तो हमें ये यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखें बॉन्ड बनेगा डियर स्टूडेंट्स RCOOR। देखें कैसे। ये जो R है ये साइड चेन है, ये COOR ये दूसरा साइड चेन है। तो RCOOR जो है वो ईस्टर बॉन्ड है। तो जब हम एक ग्लाइसरॉल को 3 फैटी एसिड से कंबाइन करते हैं तो हमें 3 ईस्टर बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। सो व्हाट इज ईस्टर बॉन्ड? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय interaction between carboxylic group of one molecule and alcohol of another molecule, RCOOR, ये ईस्टर बॉन्ड है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स फास्फोलिपिड्स में एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, इसमें 2 फैटी एसिड्स होते हैं। तीसरे फैटी एसिड की जगह पे फास्फेट और कोलिन का मॉलिक्यूल आ जाता है, इसमें भी ईस्टर लिंकेज होता है और कार्बन कार्बन का लिंकेज होता है। टर्पिनोइड्स आगे चल के मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आइसोप्रीनोइड यूनिट के बने हुए होते हैं C5H8, ये उसका फार्मूला है C5H8 आइसोप्रीनोइड यूनिट्स का, और उनके बीच में भी कार्बन कार्बन का लिंकेज होता है, जो कि मैं आगे चल के आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। जी स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाए जाते हैं मोस्टली, कुछ साइटोप्लाज्म में भी उनका अमाउंट, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको न्यूक्लिक एसिड का मिलेगा, जैसे DNA का, RNA का, या क्लोरोप्लास्ट में भी, लेकिन जो मेजॉरिटी में वो न्यूक्लियस एसिड में पाए जाते हैं। एक DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखें डियर स्टूडेंट के बेसिक यूनिट्स, DNA का बेसिक यूनिट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और RNA का बेसिक यूनिट है राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले मैं बेसिक यूनिट्स की तरफ आऊंगा। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट DNA एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और इसके बेसिक यूनिट्स को क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद हम आते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे
ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसको हम सिंप्लीफाइड डिफाइन करेंगे N प्लस S प्लस P इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो डियर स्टूडेंट ये जो N है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ये जो एस है डियर स्टूडेंट्स ये 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर, और पी जो है वो फास्फोरिक एसिड से डिराइव किया गया फास्फेट ग्रुप है। तो जब हम नाइट्रोजीनियस बेस को पेंटोज शुगर और फास्फेट से कंबाइन करेंगे तो हमें एक मोनोमर मिलेगा, उस मोनोमर को आप और हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो डी देखें डियर स्टूडेंट डीएनए में ये जो पेंटोज शुगर होता है ये डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। तो यहां से हम न्यूक्लियोटाइड का नाम रखेंगे। अगर सपोज करें ये जो पेंटोज शुगर है डियर स्टूडेंट्स ये डीऑक्सीराइबोज है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा इसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। दिस इज द इमेज ऑफ डीऑक्सीराइबोज। डियर स्टूडेंट्स ये 5 कार्बन शुगर है, यहाँ पे आपको कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 पेंटोज शुगर है। और डियर स्टूडेंट अगर हम डीऑक्सीराइबोज की फार्मूला की बात करें तो C5H10O4 एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू राइबोज कार्बन नंबर 2 पे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है और नीचे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है डीऑक्सीराइबोज में। अगर शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज तो डियर स्टूडेंट हम न्यूक्लियोटाइड को कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर ये शुगर हो जाएगा राइबोज तो फिर हम न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि हमें आरएनए में मिलेगा। देखें डियर स्टूडेंट आरएनए में जो बेसिक यूनिट है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड है। अगर हम आरएनए की बात करें तो लिखा गया है आरएनए इज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर हम आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाएं तो उसमें भी हमें नाइट्रोजीनियस बेस शुगर और फास्फेट मिलेंगे। पहला पार्ट नाइट्रोजीनियस बेस होगा, दूसरा पार्ट पेंटोज शुगर होगा, तीसरा फास्फेट ग्रुप होगा। मगर यहाँ पे जो हमें पेंटोज शुगर मिलेगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, वो होगा राइबोज। अब आप राइबोज की इमेज को देखें डियर स्टूडेंट, राइबोज, तो राइबोज के अगर आप कार्बन नंबर 2 को देखें तो ऊपर तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, नीचे आपको सिर्फ हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो इसका फार्मूला हो गया C5H10O5, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर आपको पकड़ना हो कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में कौन सा राइबोज है कौन सा डीऑक्सीराइबोज, कार्बन नंबर 2 को आप जज करिएगा, ठीक। वहां से अगर नीचे आपको OH मिलता है तो राइबोज है, सिर्फ H मिलता है तो डीऑक्सीराइबोज। अगर न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर राइबोज होगा तो डियर स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स डीएनए के बेसिक यूनिट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से, आरएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड से। बेसिक जो डिफरेंस है, दूसरे भी डिफरेंसेस है लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो शुगर का। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी लिखा गया है फास्फोडाइस्टर लिंकेज, यहाँ पे भी लिखा गया है फास्फो ईस्टर लिंकेज। एक्चुअली ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे फास्फो ईस्टर या फास्फोडाइस्टर लिंकेज क्या। डियर स्टूडेंट्स अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये डियर स्टूडेंट्स शुगर 1 है पहले जो न्यूक्लियोटाइड की, ये शुगर 2 है दूसरे न्यूक्लियोटाइड की। अब देखें डियर स्टूडेंट जो पहला शुगर है उसका कार्बन नंबर 3 और दूसरा शुगर कार्बन नंबर 5 आपस में जुड़ जाएंगे फास्फोरिक एसिड के थ्रू, इसको हम कहेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड ऑफ काइंड जॉइनिंग सक्सेसिव शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये शुगर 1 हो गया, ये शुगर 2 हो गया, तो ये 3-5 लिंकेज बनेगा। पहले शुगर का कार्बन नंबर 3 और दूसरे का कार्बन नंबर 5 आपस में जुड़ जाएंगे 2 ईस्टर बॉन्ड से। देखें कैसे। अब आप पहले डेफिनेशन पढ़ें। अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता क्या है। A phosphodiester bond occurs when exactly 2 hydroxyl group। तो एक हाइड्रोक्साइल हो गया पहली शुगर के कार्बन नंबर 3 पे, और ये दूसरा शुगर है ये उसका कार्बन नंबर 5 है, दूसरा हाइड्रोक्साइल यहाँ पे होगा जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OH। तो 2 OH आपस में बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बीच में ये जो एसिड है ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। तो यहाँ पे लिखा गया है फास्फोरिक एसिड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड अकर्स व्हेन एग्जैक्टली 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो कि मैंने मार्क कर दिए, एक शुगर के कार्बन नंबर 3 पे और दूसरे शुगर के कार्बन नंबर 5 पे। इन फास्फोरिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन अदर मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनाऊंगा,
यहाँ से मैं H रिलीज कर दूंगा और यहाँ से फास्फोरिक एसिड से OH, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पहला वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट। और दूसरा मैं कैसे रिलीज करूंगा, यहाँ से जो कार्बन नंबर 5 इसका मैं OH रिलीज कर दूंगा और यहाँ पे H होगा ऑक्सीजन के साथ, वो मैं रिलीज कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। तो देखें ये जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन बचा और ये जो कार्बन नंबर 5 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन बचा। तो जब एक फास्फोरिक एसिड दो ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू दो शुगर से अटैच हो जाएगा, इसको हम आप कहेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और देखें ये जो CO है मैं मार्क कर रहा हूँ, ये CO पहले कार्बन, ये यहाँ पे कार्बन शुगर का होगा, ऑक्सीजन फास्फोरिक एसिड का, बीच में आ जाएगा PO2 फास्फेट, ये हो गया PO2 जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, और उसके बाद OC, ये हो गया O और ये हो गया C। तो देखें डियर स्टूडेंट, जब दो शुगर्स, एक का कार्बन नंबर 3 दूसरे का कार्बन नंबर 5 फास्फोरिक एसिड के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे, इसको हम कहेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में लिखा गया है, दे आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर डियर स्टूडेंट हम लिपिड्स को कोवेलेंटली लिंक कर देते हैं किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लाइकोलिपिड वो होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो जब हम दो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो हमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मिलता है। तो जी स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। पार्ट नंबर 3 में आपको नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।